जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कठुआ आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 5 जवान घायल हैं। पठानकोट अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है घायलों को और हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। 5 दिन के अंदर ये दूसरा अटैक है, दूसरा आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कठुआ आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं और जिनका इलाज पठानकोट अस्पताल में भर्ती है। और इस पूरे हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली। आपको बता दूं, कल दोपहर तकरीबन 3:30 बजे ये हमला शुरू हुआ था। अंधाधुंध फायरिंग देखी गई और ये खबर जो है आतंकी हमले की कठुआ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 5 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज पठानकोट अस्पताल में करवाया जा रहा है और हमले के बाद अब सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दूं कि 5 दिन के अंदर ये दूसरा अटैक देखा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना आतंकी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। कठुआ में हुए इस आतंकी हमले में 5 जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पंजाब के पठानकोट में सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। रायपुर में आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी बैठक। मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर हो सकती है विशेष चर्चा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होनी है आज। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होनी है और 3 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी बैठक। मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर हो सकती है विशेष चर्चा। तो आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक है। साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर लेकर भी चर्चा की जा सकती है। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बैठक के, जानूंगी। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए मेरे साथ रायपुर से। रोहित, साय कैबिनेट बैठक है आज, उसके क्या कुछ खास मुद्दे रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अंजलि, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है क्योंकि विधानसभा का सत्र भी 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। इससे पूर्व में आज ये बैठक कई मायनों पे महत्वपूर्ण दिखाई जा रही है। मॉनसून सत्र, मॉनसून और रेडी टू ईट को लेकर प्रमुख चर्चा होने वाली है। मॉनसून सत्र पे जो विधेयक लाए जाने वाले हैं उनको अंतिम कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा कौन से विधेयक में क्या संशोधन किए जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मॉनसून में बुआई का समय है, खेती किसानी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा खाद बीज की उपलब्धता पर भी जो चर्चा है वो की जाएगी। इसके अलावा रेडी टू ईट, पिछली सरकार ने रेडी टू ईट जो कुपोषित बच्चे या गर्भवती महिलाओं को खाना दिया जाता है वो उसका काम एक निजी एजेंसी को सौंप दिया गया था, जिसके बाद से लगातार महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की ओर से इसका विरोध किया जा रहा था। कई बार महिला स्वास्थ्य सहायता समूह ने अधिकारियों से, मंत्रियों से भी मुलाकात की थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। तो आज रेडी टू ईट को लेकर भी चर्चा की जाएगी और उसका काम फिर से महिलाओं को सौंपने को लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा कई प्रमुख और एजेंडे हैं जिन पर छोटे छोटे फैसले आने के संभव है। तो कई मायनों पे महत्वपूर्ण ये बैठक है। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में शुरू होगी बैठक। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जन कल्याण योजनाओं से जुड़ी ये बैठक होने वाली है। साथ ही साथ आगामी विधानसभा सत्र की भी चर्चा की जाएगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। जिला अध्यक्षों की ये होगी पहली बैठक और जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के परफॉर्मेंस पर होगी चर्चा। वहीं दूसरी बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की होगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तो एक तरफ जहां साय कैबिनेट की बैठक है, तो वहीं कांग्रेस का दौर भी जारी है बैठकों का। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है और अब जिला अध्यक्षों की बैठक होनी है। पहली बैठक जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की होगी, उनके परफॉर्मेंस पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं दूसरी बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की होगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। इस खबर पर भी अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा, लगातार बने हुए हैं। रोहित, कांग्रेस की भी बैठकों का दौर जारी है, उस पर क्या जानकारी है?
बिल्कुल अंजलि, देखिए दो महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। दो महत्वपूर्ण बैठक को लेकर आज तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेता बैठेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में, अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक। पहले 1 घंटा तमाम जिलों के कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष और जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जिसपे 1 to 1 चर्चा करके ये समझा जाएगा कि कौन सा जिला कमजोर है और विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव था उस आधार पर किस जिले का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा, उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जिसके बाद जिला अध्यक्षों को भी बदलने की कवायद की जा सकती है। और दूसरी बड़ी बैठक जो है वो प्रदेश कार्यकारिणी की है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक नगरीय निकाय चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जमीन पर कांग्रेस सजग दिखाई दे रही है, जमीनी लड़ाई लड़ रही है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में आगामी चुनाव के लेकर क्या रूपरेखा तय की जाए और किस प्रकार से उसको चुनावी प्रचार अभियान को और सरकार को घेरना है, उस तमाम चीजों को लेकर यह बैठक होने वाली है। तो 2 घंटे की बैठक पे 2 अहम विभागों की बैठक होने वाली है। बिल्कुल रोहित, और आने वाले दिनों में एक उपचुनाव भी देखा जा सकता है रायपुर दक्षिण की सीट से, उसको लेकर भी चर्चा संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश से है। एमपी में हारे बूथों पर पकड़ बनाने में जुटेगी भारतीय जनता पार्टी। 9 से 12 जुलाई तक सभी जिलों में कार्य समिति की होगी बैठक। 10 से 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर चर्चा होगी और कार्य समिति की बैठक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हारे हुए बूथों पर अब फोकस है। अब फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, एकदम ग्राउंड स्तर पर समीक्षा करने पर फोकस है। एमपी में हारे बूथों पर पकड़ बनाने में जुटेगी बीजेपी। 9 से 12 जुलाई तक सभी जिलों में कार्य समिति की होगी बैठक। 10 से 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर होगी कार्य समिति की बैठक। तो वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हारे हुए बूथों पर भी फोकस नजर आ रहा है इस बैठक के जरिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। सीधा उनका रुख करूंगी। विवेक, हारे हुए बूथों पर अब फोकस भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? अंजलि, मध्य प्रदेश में आपने देखा कि पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस कार्यकारिणी में 1000 से अधिक मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया था। यानी स्पष्ट था कि बीजेपी का जो एक्शन प्लान है वो बूथ से लेकर मंडल और मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक होता है। प्रदेश स्तर की कार्य समिति की बैठक के बाद अब बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश और विधानसभा चुनाव दोनों को मिला लिया जाए, लोकसभा चुनाव को मिला लिया जाए तो करीब 20,000 बूथों पर बीजेपी को हार मिली है। बीजेपी इस पूरे बूथ के हार को लेकर अब मंडल और उसके बाद जिला स्तर पर कार्यकारिणी की समीक्षा कर रही है और इस समीक्षा के आधार पर ये तय किया जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से बूथ हैं जहां बीजेपी को हार मिली और हार के कारणों का भी बीजेपी पता लगाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले 4.5 साल के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो यही बूथ बीजेपी को जीत दिलाएंगे। लेकिन बूथ स्तर पर मजबूती के लिए मंडल अध्यक्षों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि आखिर क्या वजह रही है बूथ में, आखिर बूथ स्तर पे जनता के बीच क्या नाराजगी रही है, इसका पता भी लगाया जाए। क्योंकि आने वाले जब 4.5 साल के बाद चुनाव होंगे तो बीजेपी का ये लक्ष्य रहेगा कि 65,000 बूथों पे जीता जाए, जिससे बीजेपी का आज जो परसेंटेज वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक उसी तरीके से 60% से लेकर 65% तक मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर बढ़े। और यही कारण है कि आज से 15 जुलाई तक कार्यक्रम बीजेपी के तय कर दिए गए हैं। जिला स्तर पे कार्यक्रम होंगे, इसके अलावा मंडल स्तर पे कार्यक्रम तय किए गए हैं और कार्य समिति के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे हैं कि वहां पे बूथ स्तर पे चुनाव बीजेपी हारी है। वहीं एक सबसे दिलचस्प बात है कि लगातार बीजेपी के वोट शेयर में भले ही बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये देखने के लिए मिल रहा है कि कार्यकर्ता भी नाराज हो रहे हैं। तो उन कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी क्या वजह है, संगठन और या फिर सरकार की तरफ से उनको कोई दिक्कत है या फिर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो इस कार्य समिति की बैठक में उन लोगों से भी सुझाव लिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी अक्सर चुनावी मोड में रहती है और यही वजह है कि कार्य समिति की बैठक प्रदेश स्तर के बाद अब मंडल स्तर और जिला स्तर पर होने जा रही है। अंजलि, बिल्कुल, यूं तो विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हाथ ऐतिहासिक जीत लगी है, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है वो हारे हुए बूथों पर नजर आ रहा है। समीक्षा करने की तैयारी में है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी 5 साल बाद रूस पहुंच गए। मॉस्को में वनुकोवो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस दौरान रूसी सेना ने
भारतीय राष्ट्रगान की धुन भी बजाई। मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मोदी पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर भी करेंगे और ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। ये दो तस्वीरें आप देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया पीएम मोदी को और फिर मॉस्को में भी मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। वहां पर जो भारतीय मूल के नागरिक मौजूद थे उन्होंने पीएम मोदी का अभिवादन किया, मोदी मोदी की जमकर नारेबाजी भी की। ये दो तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से पीएम मोदी को रूस में ग्रैंड वेलकम मिला है। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया है। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली है, मगर छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का विस्तार पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम साय ने जो संकेत दिए हैं उससे माना जा रहा है कि साय कैबिनेट का विस्तार मॉनसून सत्र के पहले हो सकता है। लेकिन कांग्रेस अब सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। छत्तीसगढ़ में सबकी निगाहें साय कैबिनेट के विस्तार पर टिकी हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होने के बाद अब इंतजार छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार का किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जल्द प्रदेश के कैबिनेट में विस्तार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 2 मंत्री पद खाली हैं। 22 जुलाई को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले सरकार कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। हालांकि कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर कांग्रेस तंज भी कस रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर कहा कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। देखिए, हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी हावी है और किसे मंत्री बनाना है वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विधानसभा सत्र चालू होने के पहले इन लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। एक अनार 100 बीमार जैसे स्थिति इनकी हो गई है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से प्रदेश में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं। कहा जा रहा है कि इन मंत्री पद को लेकर बीजेपी के कई विधायक जोर लगा रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि मानसून सत्र से पहले 2 मंत्री विधायक बनाए जा सकते हैं, जिसमें एक सीनियर और एक जूनियर नेता को कमान दी जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जल्द विस्तार करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश की तरह जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं। रेस में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, नवनिर्वाचित विधायक गजेंद्र यादव, किरण सिंहदेव के नाम की चर्चा है और कहा जा रहा है कि एक पुराने चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि साय कैबिनेट का विस्तार मानसून सत्र से पहले हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं देखिए, 11 जुलाई को होने वाला मुख्यमंत्री जनदर्शन हुआ स्थगित। ये बड़ी खबर मिल रही है। हर गुरुवार को होता है मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम। आम लोगों की सुनी जाती है समस्या, लेकिन अज्ञात कारणों से जनदर्शन कार्यक्रम कर दिया गया है स्थगित। आने वाले गुरुवार को जो जनदर्शन कार्यक्रम होने वाला था छत्तीसगढ़ में, उसको स्थगित कर दिया गया है। तो 11 जुलाई को होने वाला मुख्यमंत्री जनदर्शन हुआ है स्थगित। अभी तक 2 सेशंस हो चुके हैं। 2 गुरुवार को जनदर्शन दरबार जो है जनता का वो लग चुका है, लेकिन अब जो ये तीसरा है 11 जुलाई को जो होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, हर गुरुवार को होता है मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम। एक नई पहल के तौर पर छत्तीसगढ़ में ये विष्णुदेव सरकार ने शुरू किया है। आम लोगों की जहां समस्या सुनी जाती है, अज्ञात कारणों से जनदर्शन कार्यक्रम पर अब स्थगित कर दिया गया है।
वहीं देखिए, छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता देखने को मिली। प्रचार करने पहुंचे सीएम मोहन यादव ने अपना काफिला रुकवाकर एक पीड़िता से उसकी समस्या सुनी। साथ ही कैंसर की बीमारी से जूझ रहे उसके पति का हर संभव इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, जब अमरवाड़ा में प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तो उस वक्त ये संवेदनशीलता से भरी तस्वीर निकल कर सामने आई। प्रचार करने पहुंचे सीएम मोहन यादव ने अपना काफिला रुकवाकर एक पीड़िता से उसकी समस्या सुनी। साथ ही कैंसर की बीमारी से जूझ रहे उसके पति का हर संभव इलाज कराने के निर्देश भी दिए। तो वहीं देखिए, झमाझम बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। लगातार बारिश होने से मौसम का तापमान कम होने लगा है। लोग एक तरफ बारिश ना होने से परेशान थे, तो दूसरी तरफ अब बारिश ही मुख्य परेशानी का कारण बनती जा रही है। कहीं सड़कों में गड्ढे होने की समस्या है, तो कहीं जल भराव से लोग त्रस्त हो चुके हैं, कहीं बिजली से परेशान है, तो कहीं नालियों की दिक्कत। तो बारिश के कारण ट्रेन भी प्रभावित है। लगातार बारिश होने से लोग परेशान हो चुके हैं। तो चलिए, देश भर में क्या समस्याएं हो रही है बारिश से, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 76 सड़कों पर आवागमन बाधित है। 69 वाटर सप्लाई स्कीम और 34 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्कीम भी प्रभावित हुई हैं। राज्य में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 72.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई और ये इस अवधि की सामान्य बारिश से 66% ज्यादा है। इधर उत्तराखंड में 4 दिन से जारी बारिश के चलते गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी का स्तर 339.15 मीटर है, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। हरिद्वार प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। तो मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक उत्तराखंड में 276.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य कोटा 259 मिलीमीटर है। पूरे मानसून में उत्तराखंड में 1162.2 मिलीमीटर औसत बारिश को सामान्य मानसून माना जाता है। तो वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश में 600 श्रद्धालु बारिश के चलते फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 166 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जलपाईगुड़ी में शनिवार सुबह 8:30 बजे से रविवार सुबह 8:30 बजे के बीच 166 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि बागडोगरा में 103 मिलीमीटर बारिश हुई। इधर असम में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी है। रविवार को बाढ़ में 8 और लोगों की जान चली गई और इससे इस साल की बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 128 जानवर जान गंवा चुके हैं और 28 जिलों के 3,446 गांवों में 22.74 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। इधर गोवा की बात करें तो गोवा के सत्तारी तालुका में पाली झरने पर बारिश के कारण 80 लोग फंस गए, जिनका रविवार को रेस्क्यू किया गया। राज्य में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी के चलते राज्य शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में सोमवार की छुट्टी का ऐलान कर दिया। बात मुंबई की करें तो मुंबई में भारी बारिश के कारण कई परेशानियां देखने को मिल रही हैं। सड़कों पर जलभराव है तो लंबा ट्रैफिक भी लग रहा है और बारिश का असर लोकल ट्रेन सेवाओं और उड़ान संचालन पर भी पड़ रहा है। स्थानीय मौसम विभाग ने बताया है कि मुंबई के डिंडोशी में सोमवार तड़के भारी बारिश हुई। कई इलाकों में जलभराव हो गया। साथ ही आने वाले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने संकेत दिया कि 8 जुलाई से 10 जुलाई 2024 तक मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। आज 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और वहीं 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।